just like seeds in a watermelon. Just like seeds in a watermelon. ठीक है, फिर लिखो ऑफ ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल। ये डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो। इस तरह से ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, इसके बीच बीच में क्या है, रैंडमली अरेंज्ड है इलेक्ट्रॉन। ड्रॉबैक्स ऑफ चेजे थॉमसन मॉडल। पहला ड्रॉबैक लिखो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ negative charge is stable in positive charge। मतलब नेगेटिव चार्ज किसी पॉजिटिव चार्ज के बीच में स्टेबल कैसे रहेगा, ये चीज नहीं बताई। पॉजिटिव चार्ज का मेरा नेगेटिव, इन्होंने यूं कहा कि पूरा एटम जो है पॉजिटिव है, पूरा का पूरा, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे स्टेबल होगा। दूसरा, इट डजंट गिव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में इस मॉडल में कुछ भी नहीं बताया गया। अब आते हैं अगले मॉडल पर। अगला मॉडल है आपके रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या है बातें, तो इन्होंने क्या किया, एक थिन गोल्ड फॉइल ली, उस गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या डाले, बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल करवाया। अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाने पर क्या देखा, देखो सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंट ये है कि एक गोल्ड की फॉइल ली, उस गोल्ड की फॉइल की साइज देखो लगभग 10⁻⁹ मीटर से लगाकर 10⁻⁶ मीटर तक थी। ठीक है ना, बहुत पतली थी। चॉइस ऑफ गोल्ड फॉइल, यानी गोल्ड ही क्यों लिया, उसके दो कारण है। गोल्ड इज मोस्ट मेलिएबल मेटल, सबसे ज्यादा मेलिएबिलिटी गोल्ड की होती है, इसलिए गोल्ड की अपन एक बहुत ही पतली बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं, दूसरे मेटल की नहीं बना सकते हैं। तो पतली शीट बनाने से ऐसा इमेजिनेशन कर सकते हैं कि भाई वो सिंगल एटम मौजूद हो। इतना पतला कर दिया कि उसमें क्या है, सिंगल एटम, एक सिंगल एटम की लाइन में, स्ट्रेट लाइन में सिंगल एटम प्रेजेंट हो। ठीक है, और दूसरी चीज, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें प्रोटॉन बहुत ज्यादा है। अब प्रोटॉन बहुत ज्यादा है तो जो स्केटरिंग होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर बीच में बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब स्केटरिंग ज्यादा होगी। एक तो एक सिंगल अल्फा पार्टिकल स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एक जैसे ये लिया, अब इसमें जैसे क्या क्या अपने पास पॉइंट्स निकल के आते हैं वो देखो। यहाँ पे पीछे की तरफ डिटेक्ट करने के लिए क्या लगा रखी थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखी थी पीछे की साइड में। ठीक है, ये जो पीछे स्क्रीन है ये किसकी है, ZnS की। अब अल्फा पार्टिकल को इसके ऊपर डाल के देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर मूव्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे वो क्या हो गए, सीधी लाइन में निकल गए। A few alpha particle are deflected with certain angle, कुछ एंगल के साथ में कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, मुड़ गए। ठीक है, 1 out of approximately 8000 अल्फा पार्टिकल इज रिटर्न ऑन इट्स पाथ। मतलब लगभग एक पार्टिकल ऐसा था जो अपने पाथ पे लौट के आ गया।
ठीक है, ये इसके क्या है, ऑब्जर्वेशन है। अब इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर अगर अपन एक मॉडल बनाए, गोल्ड फॉइल का ये गोल्ड फॉइल का एटम बनाया मैंने। गोल्ड फॉइल ऐसी होती है पूरी यूं, प्रैक्टिकली इसको ऐसे बनाते हैं, ये बनाया, ठीक है। इसमें ऐसे बहुत सारे एटम बना सकते हो। फिर इसमें यहां से भेजा तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल बैंड हो गए ऐसे। तो ये डायग्राम काफी कंफ्यूजिंग हो जाता, इसलिए मैंने एक सिंगल एटम लेके बनाया, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्वेशन थी, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड विथ सॉरी मूव्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, सम अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड विथ स्मॉल एंगल्स। बहुत कम होते हैं ये एंगल, है ना, लगभग 1 डिग्री के आसपास ही होते हैं। अपन बड़ा है इतना दिखाने के लिए बना रहे हैं, बाकी इतना नहीं होता, ठीक है। और कुछ अल्फा पार्टिकल 1 आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल जो था वो क्या हो गया, जिस पाथ पे गया उसी पाथ पे लौट के आ गया। अब इससे क्या कंक्लूजन निकला, तो कंक्लूजन ये निकला, पहली बात तो ये निकली कि जो थॉमसन ने जो अपने मॉडल में क्या माना था कि पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा क्या है, फैला हुआ है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ नहीं होके क्या है, किसी एक जगह पे क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। अब बहुत कम अमाउंट आया ना लौट के तो अल्फा पार्टिकल का, इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कोई बहुत बड़े वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, एक बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में। और इस एक्सपेरिमेंटल डेटा का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद हम इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि ये जो एटम की साइज होती है ये लगभग, सॉरी न्यूक्लियस की साइज होती है, कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर की, ठीक है। -15 को FM यानी फर्मी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी साइज होती है, किसकी, न्यूक्लियस की। तो रदरफोर्ड मॉडल के अंदर अपने अपने को क्या क्या बातें ध्यान रखनी, देखो इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है अभी। रदरफोर्ड के मॉडल से अपने को अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री पढ़नी है, ठीक है। फिर एक अपने को इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री के अंदर इस पढ़ेंगे। फिर एक अपन पढ़ेंगे कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, मतलब ये अल्फा पार्टिकल कितना पास आ सकता है, वो भी इसी में पढ़ना है। फिर इसके बारे बाद अपने को ये जो इलेक्ट्रॉन जिसमें चक्कर लगा रहे हैं उनको उन्होंने क्या नाम दिया था, शेल। तो इन शेल के बारे में भी पढ़, ठीक है। तो एक बार लिख लो इसमें, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अच्छी बात है बताते हैं। हीलियम है ना, हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है, देखो हीलियम क्या होता है, 2 4 होता है। तो हीलियम के अंदर 2 तो क्या होते हैं, प्रोटॉन, और 2 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो इसका जो न्यूक्लियस है उसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हाँ ये भेजा अपन ने, मतलब हीलियम के न्यूक्लियस की बम्बार्डमेंट, अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेज निकलने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनसे अल्फा रेज निकलती है, अल्फा रे, गामा रे, एक्स रे नहीं होती, ऐसे निकलने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो वो भेजे। अब ये हमें कैसे पता चला कि कौन कहाँ गया, तो वो पीछे ये जो स्क्रीन लगा रखी है ना, तो ये जाके स्क्रीन पे टकराए, तो वहां स्पार्किंग हुई, लाइट हुई, तो लाइट से पता चला कि यहाँ आके कुछ टकराया, ठीक है ना। तो लिखो इसमें, देखो रदरफोर्ड बम्बार्डेड, Rutherford bombarded alpha particle on a thin gold foil and made the following observations. पहला ऑब्जर्वेशन लिखो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed through the foil without any deflection. Without any deflection. दूसरा, few alpha particles
few alpha particles are deflected with an angle more than 1 degree। मतलब 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट होने वाले भी बहुत कम थे। और ये भी कितने थे, ब्रैकेट में चाहो तो डेटा लिख सकते हो, याद रखने की जरूरत नहीं है। 0.14%, 1 डिग्री मतलब 0.14% जो थे वो क्या हो गए, 1 डिग्री से ज्यादा पे गए। बाकी ज्यादातर ऐसा भी 0.14 ही 1 से ज्यादा जा रहा है, मतलब 99% तो सीधे निकल गए। ठीक है, फिर अगला लिखो 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल deflected with more than 90 degree, with more than 90 डिग्री। ठीक है, 8,000 में से एक जो था वो 90 डिग्री से ज्यादा मुड़ा, और वो 20,000 में से लौट के आया, वो 20,000 में से एक था। ठीक है, लिखो नेक्स्ट 1 out of 20,000, चौथा 1 out of 20,000 अल्फा पार्टिकल is return on its path अब लिखो कंक्लूजन, क्या क्या इससे कंक्लूजन निकले। ऑन इट्स पाथ, नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन में पहला लिखो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम, most of the part of atom is empty that अगला the total positive charge of atom is concentrated in a very small volume which is called nucleus। क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, बीच में पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है ना, और ये भी पॉजिटिव है, तो ये रिपेल कर रहा है। इसी से तो पता चल रहा है कि ये न्यूक्लियस के बीच में होता है, क्या कहते हैं, एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसमें यहाँ पे ब्रैकेट में साइज लिख दो न्यूक्लियस की, है ना, जहाँ पे लास्ट में लिखा ना न्यूक्लियस, उसके ब्रैकेट में साइज लिख के लिख दो 10⁻⁻15 मीटर। हाँ, अप्रोक्सीमेटली हो गया। ठीक है, अब टॉपिक लिखो अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी। अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी। अब देखो ये ट्रेजेक्टरी का क्या मैटर है, मतलब कि कोई अल्फा पार्टिकल किस ट्रेजेक्टरी यानी किस पाथ पे मोशन करेगा। ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है उसके पाथ, कि अल्फा पार्टिकल का पाथ कैसा है, तो किस पाथ पे वो मूव करेगा, उसको हम एक यहाँ पे एक फैक्टर आता है जिसको बोलते हैं, बी से लिखते हैं, और इसका नाम होता है इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, इस इम्पैक्ट पैरामीटर से हम पता करते हैं कि अल्फा पार्टिकल किस ट्रेजेक्टरी के ऊपर क्या करेगा, मूव करेगा, मतलब किस पाथ पे जाएगा, कितना बेंड होगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, इस इम्पैक्ट पैरामीटर पे। अब ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, देखो जैसे ये बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल मैंने क्या बताया, सीधे निकल गए। इस तरह की इसकी ट्रेजेक्टरी है ना, अलग अलग अल्फा पार्टिकल की।
ऐसा 8,000 से 1,000 20,000 में से एक। वो तो 20 है 8,000 ठीक है, तो ये जो थीटा है ना, थीटा क्या है, स्केटरिंग एंगल, वहां से नहीं होता है, थोड़ा सा ये मैंने बड़ कर दी है, यहाँ से होगा है ना, न्यूक्लियस के पास। तो ये थीटा जो है ये डिपेंड किस पे कर रहा है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ स्केटरिंग, ये डिपेंड कर रहा है इसके, देखो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर होता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। मतलब ये जो, जैसे ये अल्फा पार्टिकल इस पाथ पे जा रहा है, तो इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। अब इस इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू अगर देखो लार्ज है, बी की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा बड़ी है, तो लार्ज है, तो उस केस में देखो स्केटरिंग हो रही है क्या, नहीं हो रही, इसका मतलब थीटा क्या आएगा, 0 डिग्री। अब इस बी की वैल्यू अगर स्मॉल है, थोड़ी कम है, तो थीटा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 डिग्री। अब इस b की वैल्यू अगर मान लो b टेंड्स टू 0 है, टेंड्स टू 0 मतलब ये इसी पाथ पे आ रहा है, तब थीटा क्या आएगा, 180 पाई या 180 डिग्री। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है, मतलब जैसे जैसे b की वैल्यू कम हो रही है, वैसे वैसे थीटा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो लिखो अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री में लिखो, द ट्रेजेक्ट्री ट्रेस्ड बाय एन अल्फा पार्टिकल, हाँ जे होता है, जी की जगह जे, द ट्रेजेक्ट्री ट्रेस्ड बाय एन अल्फा पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इम्पैक्ट पैरामीटर, ट्रेस्ड, ट्रेस कितना ट्रेस किया, ट्रेस्ड डिपेंड्स ऑन, ट्रेस्ड बाय अल्फा पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इम्पैक्ट पैरामीटर, डिपेंड्स ऑन इम्पैक्ट पैरामीटर, ब्रैकेट में लिख देना बी, ठीक है, नई लाइन से लिखो, इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, the perpendicular distance of initial velocity vector, the perpendicular distance of initial velocity vector of alpha particle from the न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसमें 3 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट देखो, इफ इम्पैक्ट पैरामीटर इज लार्ज, if impact parameter is large, then the scattering angle is nearly zero. दूसरा, if impact parameter is small, then scattering angle is greater than zero. Scattering angle is greater than zero. तीसरा, if impact parameter is zero, तीसरा है if impact parameter is zero, then scattering angle is nearly 180. ठीक है, ये लिख लो,
ये डायग्राम बना लो। ये ट्रेजेक्ट्री से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। ट्रेजेक्ट्री में यहाँ पे दो तीन चीजें पूछ ली। एक तो ये पूछ लिया ये थीटा क्या है, और एक ये पूछ लिया ये डिस्टेंस दे दी और पूछा बी है इसका नाम बताओ। तो बी तो इम्पैक्ट पैरामीटर और थीटा स्कैटरिंग एंगल। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया। बच्चे यूं सोचते थे कि चलो इम्पैक्ट ये तो क्या है, ऐसे ही सर फोटो बनाते हैं, मतलब क्या। क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, ध्यान रखना है। अभी तो अपने को पढ़ रहे हैं, तो अभी अभी पढ़ा तो कल मैं पूछूंगा तो याद रहेगा, लेकिन एक महीने बाद ये याद नहीं रहेगा कि बी क्या था। पैरामीटर इम्पैक्ट था कि इम्पैक्ट पैरामीटर था, एंगल स्कैटरिंग था कि स्कैटरिंग एंगल था। हो गया। नेक्स्ट देखो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं इसमें, नया है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या है कि जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि ये न्यूक्लियस, ये एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है, आया और इस पाथ पे कितना मिनिमम डिस्टेंस तक, मैक्सिमम कितना वो आ सकता है, ठीक है ना, मतलब कितना पास आ सकता है, वो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अब ये वाला पार्टिकल यहां तक आया, यहां से ये क्या हो जाएगा, रिपेल होके वापस चला जाएगा। तो जो आ रहा है उसके पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। और यहां आके देखो, मुड़ने का मतलब एक बार वहां रुकना तो पड़ेगा। तो ये सारी की सारी इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। जीरो में नहीं, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, यहाँ पे आने पर ये सारी की सारी एनर्जी इसकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन में R। दो चार्ज के बीच में होता है ना पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखो K तो क्या है अपने पास, 1/4πε0। Q आ कौन रहा है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है, 2e। ठीक है, यहां क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, Z। कोई भी न्यूक्लियस होगा ना तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे, Z। एक प्रोटॉन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के बराबर होता है, तो Ze हो गया। तो ये तो देखो अल्फा पार्टिकल का चार्ज हो गया, और ये किसका हो गया, न्यूक्लियस का चार्ज हो गया। दोनों का चार्ज लिख दिया, अपॉन में डिस्टेंस क्या है, R। ये वाली RM है ना, कुछ भी लिख दो, केवल R लिख लो। इधर काइनेटिक एनर्जी चल रही है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। अब मैं कहूं यहां से R निकाल के बताओ, तो निकाल सकते ना। R इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखो ये 2 उधर चला जाएगा, 2 को 2 से किया तो 4, तो 4ZE²। ऊपर तो ये हो गया, ये नीचे चला जाएगा डिवाइड में, अपॉन में 4πε0 mv²। ठीक है, 4 से 4 कट गया। तो अपना जो R है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ZE² अपॉन में 4 नहीं, πε0 mv²। ठीक है, तो देखो एक चीज Z पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली। जितना ज्यादा Z होगा उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, उतना वो क्लोज आ सकता है कि दूर जाएगा, दूर रहेगा। इसका जितना ज्यादा चार्ज होगा ये डिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी, तो मतलब उतना दूर रहेगा। ठीक है, ये चीज है, उतार लो। और किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा पास आ सकता है, क्योंकि ये ज्यादा होगा ना, ये ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, उतारो। हाँ एक मिनट, एक लाइन लिख लो, द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस up to which an alpha particle moving with velocity v
वी कैन अप्रोच is distance of closest approach। ठीक है, फिर ये उतार लो।